अगर इंटरव्यू करने लगे यहाँ के लोगों से, अगर सरकारी कर्मचारियों से अगर माइक लगा करके सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ दें कि श्रीमान जी आप बताइए 15 अगस्त के दिन ये प्रभात फेरी क्यों निकाली जाती है, तो मुझे लगता है 100 में से 95 लोग ये बता ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये प्रभात फेरी क्यों निकाली जाती है। 2023 के दिन आप लोग काफ़ी बड़ी बड़ी बातें सुनने वाले हैं। उससे पहले मैं भी छोटी छोटी बातें आप लोगों तक सुनाना चाहता हूँ। प्लीज़ इसको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी बातें थोड़ी खरी खरी और थोड़ी कठिन होती हैं, शायद कुछ लोगों को सहजता से सुनने और समझने में ना भी आए। लेकिन फिर भी हम एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, इस देश के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को आप लोगों तक पहुंचाने का काम जरूर करूंगा। इसका क्या मतलब है? अगर प्रभात फेरी ना निकाली जाए तो क्या हम स्वतंत्रता दिवस मना नहीं पाएंगे? क्या हम स्वतंत्र इंसान नहीं कहलाएंगे? आखिर क्या कारण है कि हर वर्ष जब 15 अगस्त मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उस समय प्रभात फेरी क्यों निकाली जाती है? नहीं पता होगा। कारण यह है क्योंकि हमने मूल रूप से जो भी हमें आज मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, मौलिक कर्तव्य क्या हमारे हैं, इन चीज़ों को मैं भूल चुका हूँ। हमें सिर्फ ये पता है कि हम आज़ाद हैं और इस आज़ाद भारत में आज़ाद नागरिक होने के नाते हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हम आज़ाद आज हैं तो क्यों हैं? हमें आज़ादी दिलाने के लिए किन किन लोगों ने अपने जान का बलिदान कर दिया, जान की आहुति दे दी। आज इन लोगों ने सब कुछ भुला दिया है। किसी ने एक गाना गाया था और ये काफ़ी प्रचलित भी गाना है, सब लोगों ने सुना भी होगा कि आज मेरे सपने में आकर बापू हमसे बोले मेरा व्यर्थ गया बलिदान। सबको अपनी अपनी चिंता, किसी देश का ध्यान, हमारा व्यर्थ गया बलिदान। सही बात है। इस गाने में कही गई एक एक लाइन आज के आधुनिक भारत के ऊपर एकदम 100% सटीक बैठती है, क्योंकि आज हम लोग अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन आज हम अपनी कुछ हदों तक सीमित रहकर रह गए हैं। चंद गद्दावर नेताओं के गुलाम बन गए, चंद जातिवादी राजनेताओं के गुलाम बन करके रह गए। आज हमारी सबकी सोच एक सीमित दायरे में बंद करके रह गई है। हम आज भी स्वतंत्र रूप से मानसिक गुलाम बने हुए हैं, कहीं राजनीतिक नेताओं के या धार्मिक उन्मादी वामपंथी लोगों की। हम गुलाम तब भी थे और गुलाम आज भी हैं, बस अंतर ये था कल गुलाम हम ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजों के थे और आज गुलाम हम स्वयं के ही हैं। तो आज आइए हम कुछ एक झलक डालते हैं आज़ादी के इस 77वें गणतंत्र दिवस जो हम लोग मनाने वाले हैं उसके ऊपर। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि हमारा भारत देश 1857 ईस्वी में कुछ ब्रिटिश लोग ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के 1600 ईस्वी में आए थे। उन्होंने अपने कारोबार को यहाँ स्थापित किया। धीरे धीरे उन लोगों ने अपनी शक्तियाँ बढ़ाना शुरू करी। हमारे भारत देश में कुछ चीज़ें थी, कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से तब भी भारत हमारा देश गुलाम हुआ था और आज भी वही चीज़ें मौजूद हैं। आज भी हमें लगता है कि हमारे भारत देश के ऊपर उतना ही संकट विद्यमान है जिस समय अंग्रेजों ने हम पे हुकूमत शुरू की थी। चलिए आइए शुरू करते हैं। तब में और अब में समानता क्या है? क्या कारण था कि उस समय भारत देश अंग्रेजों के अधीन हो गया और अंग्रेजों का गुलाम बन गया? पहला कारण था कि भारत देश हमारा टुकड़ों में बटा हुआ था। यहाँ लोग हर 10 कोस पे एक नया राजा होता था और वो अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए, पर स्त्री की आकर्षण शक्ति के लिए वो हमेशा लड़ाई में संलिप्त रहते थे। किसी के सीमा में विवाद था, किसी की पत्नी को ग्रहण करने का था, किसी की धन संपत्ति अर्जित करने का था, किसी को अपने आप को बाहुबली साबित करने की होड़ लगी हुई थी। इसी चीज को जब अंग्रेजों ने यहाँ पर देखा तो उन्होंने लगे ये लोग तो खुद ही अपने आप में गुलाम हैं। कोई किसी राजा किसी को गुलाम बना रहा है, बंधुआ मजदूरी तमाम प्रकार की कुप्रथाएं थी हमारे भारत देश में। बस उन लोगों ने यही देखा कि यहाँ पे तो फूट डालो, राज करो, बहुत बड़ा अच्छा सूत्र है और यहाँ पे अच्छे से हम लोग इसका उपयोग करके और लोग यहाँ के लोगों को बंधक और मजदूर बना सकते हैं, गुलाम बना सकते हैं। लोगों ने उसी सूत्र के अनुसार लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे भारत में अपना निवेश
और निवेश के साथ में परिवेश के साथ में उन्होंने अपनी स्थापना को अच्छे तरीके से मजबूती से जड़ों को मजबूत किया। मजबूत करने के बाद में धीरे धीरे अपनी जड़ों को फैलाते गए और एक समय ऐसा आया कि भारत, संपूर्ण भारत इन अंग्रेजों का गुलाम बन गया। सबसे बड़ी बेईमानी की बात जब होती है जब बार बार किसी एक विशेष व्यक्ति को विशेष दर्जा देकर के ये कहा जाता है कि सिर्फ इस व्यक्ति की वजह से हमारे भारत देश को आजादी मिली, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। बलिदानियों में भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, इतने असंख्य लोग जिनकी गणना ही नहीं की जा सकती, इन सब लोगों के प्रयास ने, इन सब लोगों की जान की आहुति ने, प्राणों की आहुति ने अंग्रेजों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तब जाकर कहीं भारत देश को आजादी मिली। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने, एक किस्सा हमने सुना है अपने टीचर के द्वारा कि एक जगह जा रहे थे, वहां पे एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पीट रहा था। पंडित चंद्रशेखर आजाद तिवारी जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने वहां पे उसे उठा करके 10-12 पटकी लगा दिया। तो लोगों ने उनसे हस्तक्षेप किया कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो उनका जवाब था, अगर तुम अपनी पत्नी के ऊपर इतनी बड़ी बाहुबली ताकत का उपयोग कर सकते हो, क्यों नहीं आप किसी एक अंग्रेज के ऊपर यह बाहुबली ताकत का उपयोग करते हो। कम से कम एक शत्रु ढेर होगा, एक शत्रु के अंदर तुम्हारे प्रति जो है डर का माहौल पैदा होगा। वहां पर यह बात सुनकर के लोग दंग रह गए। इसके अलावा भी एक किस्सा सुनने को मिलता है कि आप लोगों ने देखा होगा, पंडित चंद्रशेखर आजाद के साथ में एक पिस्टल हमेशा नजर आती है। उसके बाद एक कहानी और जुड़ी हुई आप लोगों ने सुनी होगी उनके भाभी से रिलेटेड। उसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, लेकिन सुनी हमने भी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि पंडित चंद्रशेखर आजाद कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी भारतीय हमारी तस्वीर को देखे, क्योंकि अंग्रेज भी ये परेशान थे कि आखिर ये पंडित चंद्रशेखर आजाद है कौन। इसके लिए अंग्रेजों को 700 लोगों को नौकरी पर रखना पड़ा इनकी मुखबरी के लिए। आखिरकार प्रयागराज में ये पार्क में उस समय थे और यहाँ पे इनके ही एक मित्र ने, जिसका नाम था वीरभद्र तिवारी, एक घटिया आदमी जिसका नाम लेते हुए आज शर्म आता है, लेकिन उसका भी आज ब्लैक अक्षरों में नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज जब भी हम इसको याद करते हैं तो गर्व से नहीं, शर्म से सीना नीचे झुक जाता है, सर नीचे झुक जाता है। इस घटिया इंसान ने अंग्रेजों की चाटुकारिता करते हुए, मुखबरी करते हुए पंडित चंद्रशेखर आजाद तिवारी जी की जो है मुखबरी की थी। इसने गोली भी चलाई थी, लेकिन पंडित चंद्रशेखर आजाद जी को छूते हुए निकल गई और उनका कुछ नहीं उखाड़ पाई। लेकिन पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने देश प्रेम के लिए उस समय उस अंदाज में उन अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया। बताया यह जाता है, सुनने और पढ़ने में मिलता है कि लगभग 500 से 1000 के बीच में लोगों को अकेले ही मार गिराया था। लोगों के अंदर वो खौफ पैदा कर दिया था कि लोगों की इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो उनके पास तक पहुंच सके। जब पंडित चंद्रशेखर आजाद जी को लगा कि अब मात्र हमारे पास एक गोली बची है और दुश्मन काफी लोग हमें अभी भी घेरे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुश्मन की गोली से मारा जाऊं और हमारे जो शान है, हमारी भारतीयता है, हमारा जो गौरव है, हमारा जो यश है, उसमें जो है एक ग्रहण लग जाए। उन्होंने अपने वीरता का परिचय देते हुए खुद की पिस्टल से अपनी कनपटी में गोली मार ली और शहीद हो गए। हमने अपने गुरुजनों से सुना है, शहीद होने के बाद भी घंटों तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हो पाई थी कि पंडित चंद्रशेखर आजाद के बॉडी तक पहुंच पाए। इतना खौफ भर गया था उस समय अंग्रेजों के अंदर। उसके बाद में आप सब लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज में मार दिया गया था। उस समय देश प्रेम और मित्रता एक इतनी बड़ी ताकत में थी, इतना बड़ा देश प्रेम था उस समय लोगों के अंदर, इतना मित्रता थी लोगों को अपने एक मित्र को मित्र के प्रति, कि लोग
बदला लेते थे। जिस समय लाला लाजपत राय को लाठियों से मार दिया गया था, एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स के द्वारा जैसे ही लाला लाजपत राय के मित्र भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को यह बात पता लगी, उन लोगों ने बदला लेने की ठान ली और उन लोगों ने आखिरकार इस अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद में एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद में 23 मार्च 1931 को तीनों लोगों को एक साथ फांसी पे लटका दिया गया और ये लोग हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए। ऐसे थे हमारे भारत के वीर जवान, जिन्होंने जवानी में, जिस समय लोग अपने आप को पहचान भी नहीं पाते हैं, उस समय ये लोग भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। जब लोग अपने घरों में स्वतंत्र सोते थे, उस समय ये लोग भूमिका बनाते थे, रणनीति तैयार करते थे, जागते थे कि हम अपने भारत देश के लोगों को इन अंग्रेजों के चंगुल से कैसे छुटकारा दिलाऊं। सब लोगों ने मंगल पांडे का नाम सुना होगा। मंगल पांडे एक ऐसे सैनिक थे जो ब्रिटिश सरकार में कार्यरत थे, एक सैनिक के पद पे थे। बैरकपुर छावनी में एक ऐसा कांड हुआ, उस समय एक ऐसा कारतूस आया जिसमें बताया जा रहा था कि सुअर और गाय की चर्बी मिली हुई थी, उसे मुंह से खोलना पड़ता था। जब हमारे भारत देश में गाय एक माता के रूप में मानी जाती है, ऐसे में मंगल पांडे ने उस कारतूस को मुंह से फाड़ने से मना कर दिया और मना करने पे अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें जो है दंड दिया और दंड इस तरीके के दिया, उनके इस गुस्ताखी के लिए उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। अगर कहा जाए तो अंग्रेजी हुकूमत इस तरह की हुकूमत थी, वो सर्वे सर्वा थे, वो जो चाहते थे वही भारतीय लोगों को करना पड़ता था। हम लोग जो सोचते थे वो सोचते थे सिर्फ अंग्रेजों के लिए, जो करते थे वो सिर्फ करते थे अंग्रेजों के लिए। अगर तारीफ भी करनी थी तो सिर्फ अंग्रेजों की, और गुलामी भी करनी थी तो सिर्फ अंग्रेजों की, अनाज भी पैदा करना था तो अंग्रेजों के लिए, और कुछ काम भी करना था तो सिर्फ अंग्रेजों के लिए। लोग सांसें भी लेते थे तो सिर्फ अंग्रेजों के लिए। इस प्रकार की गुलामी को झेलते हुए हमारा प्रत्येक भारतीय रोज मरता था। रोज उसके लिए एक नया सवेरा होता था, एक नई जिंदगी होती थी और उसके लिए एक सांस, उसके लिए एक नई सांस होती थी, एक नई जिंदगी होती थी। उसे यह नहीं पता था कि अगली सांस भी मैं ले पाऊंगा या नहीं। इस प्रकार की कठिनाइयों को पार करते हुए हमारे भारत के सैनिक, नौजवान, जिन्होंने अपनी जवानी को भी नहीं देखा, वो अपनी भारत देश को आजाद कराने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। आज हम सब लोग उनकी सिर्फ याददाश्त आज 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही मना पाते हैं। उसके बाद में फिर हम वही करते हैं। कुछ तो ऐसे भी गद्दावर नेता है जो लोग शहीदों, जब कोई हमारा भारतीय सैनिक मारा जाता है तो वो लोग सवाल खड़े करते हैं। अगर कोई हमारा भारतीय सैनिक किसी आतंकवादी को मार गिराता है तो लोग सवाल खड़े करते हैं। आज भी ऐसे घटिया प्रवृत्ति के नेता हमारे भारत देश में मौजूद हैं। लेकिन इन सारी तकलीफों को झेलते हुए, इन सारे संघर्षों को पार करते हुए, इन संघर्षों की लड़ाइयों को लड़ते हुए हमारे भारतीयों ने आखिरकार कितना संघर्ष किया है, आइए हम एक झलक डालते हैं। कुछ प्रमुख आंदोलन के जरिए इस भारत को जो है आंदोलनकारियों ने जो है आज़ादी दिलाई। प्रमुख आंदोलन में सबसे पहला है बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन। सबसे पहले लोगों ने यही शुरू किया कि चलो हम लोग भारतीय, जो लोग हम लोगों के अंदर रुचि है, कलाएं हैं, उनके द्वारा बनाए गए वस्त्रों का हम लोग उपयोग करेंगे और विदेशी जो वस्तुएं हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे। इससे भी कुछ शक्तियां जो है कमजोर होंगी और इसमें भी हमको कुछ सफलताएं हासिल होंगी। हालांकि कुछ ज़्यादा दिनों तक ये आंदोलन नहीं चल पाया, उसके बाद ही वापस लेना पड़ा। उसके बाद में गदर आंदोलन आया, होम रूल आंदोलन चलाया गया, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चला
1919 ईस्वी में एक सबसे बड़ा आंदोलन हुआ जिसने पूरे भारतीयों के दिल को झकझोर करके रख दिया। रोल्ट एक्ट सत्याग्रह आंदोलन, जहां पे जनरल डायर द्वारा एक सभा बुलाई गई थी और सभा में तमाम दूर दूर से भारत देश के लोग एकत्रित हुए, बूढ़े बुजुर्ग जवान महिलाएं, जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी नाम दिया गया। उस जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए और वहीं से ही असली स्वतंत्रता की आग लोगों के अंदर जल गई। लोगों को लगा कि अगर इस तरीके से मरना है तो फिर क्यों ना लड़ के मरा जाए, क्यों ना संघर्ष करके मरा जाए, क्यों ना एक सैनिक की भांति मरा जाए, जिससे इन लोगों के ऊपर इस जुर्म का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। लोगों के अंदर एकदम इस क्रांतिकारी लहर की जो है दौड़ गई और लोगों के अंदर एक जज्बा आया कि अब मरेंगे तो सिर्फ भारत की आज़ादी के लिए। और लोगों ने एक होकर के, एकजुट होकर के लगातार इस आज़ादी के संघर्ष को आगे बढ़ाने का एक बीड़ा उठाया और लोग एकजुट होकर के इस आज़ादी के लिए लड़ने लगे। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया और साथ ही में सन 1930 ईस्वी में ही एक सबसे बड़ी जो बात आई थी, 26 जनवरी 1930 में सबसे पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में रात्रि के समय पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और घोषणा की गई कि अब हम लोग स्वतंत्रता तो लेकर के ही रहेंगे, इन अंग्रेजों को तो अब भारत छोड़ना ही होगा। और इस संकल्प के साथ में लोगों ने एकदम पूरी क्रांतिकारी फौज के साथ, क्रांतिकारी भावनाओं के साथ में अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने में लग गए। आखिरकार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। उस भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत पूरे भारतीय एक हो गए और आखिरकार अंग्रेजों को भारतीयों के सामने घुटने टेकने पड़े। 15 अगस्त 1945 को भारत आजाद हो गया। भारत के साथ में प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन 14 अगस्त 1945 के दिन यह लगा कि अब हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी काफी अच्छे संबंध नहीं है, यहां पर भी भावनाएं एक नहीं हो पा रही हैं, तो क्यों ना अब हम लोग यहां पर भी अगर परमानेंट इलाज चाहते हैं, परमानेंट समाधान चाहते हैं, क्यों ना इस समय हम हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी विभाजन कर लिया जाए। मुस्लिम एक जगह रहेंगे और हिंदू एक जगह। इसकी मुख्य अध्यक्षता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक निर्णय लिया कि चलो पाकिस्तान के लोग, जो मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान चले जाएं और जो लोग हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो लोग हिंदुस्तान में भी रह सकते हैं और जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेकिन जबकि नाथूराम गोडसे ये नहीं चाहते थे, वो ये चाहते थे अगर बंटवारा हो ही रहा है तो फिर आना पाई का होना चाहिए। कहते हैं रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। बस इसी अंदाज में नाथूराम गोडसे को ये बात समझ में नहीं आई, उन्हें पसंद नहीं आई, क्योंकि उनमें बात ये आ गई थी कि अगर कोई मुसलमान भारत में रहना चाहता है तो वो रह सकता है, अगर कोई हिंदुस्तानी व्यक्ति, हिंदू भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान में रहना चाहता है तो वो रह सकता है, बाध्य नहीं है पाकिस्तान जाने के लिए और बाध्य नहीं है पाकिस्तान से आने के लिए। बस इसी समझौता को लेकर के नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के छाती में गोली मार दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार उन्हें भी सजा हुई और सजा में उनको मौत मिली। सब लोगों ने पढ़ा है, सुना है। लेकिन आज इतना बड़ा लंबा चौड़ा वक्तव्य पेश करने का सिर्फ एक ही कारण है कि आज हम लोगों के अंदर हमें जो आज़ादी मिली है, आज़ादी का हम लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। आज हम लोग जिनकी वजह से आज़ाद हुए, आज हम उनको आज़ादी के दिन भी याद नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आज़ादी के दिन भी हम देखेंगे तमाम प्रकार के राजनेता हैं, वो लोग राजनीतिक बात करेंगे, उन शहीदों को भी राजनीति से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जबकि तब हमने आपको बताया कि जिस समय हम गुलाम थे उस समय जो भी हम करते थे वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए, और आज हम आज़ाद हैं और आज़ादी में जो हमको सबसे बड़ा हथियार मिला है वो हमारे संविधान ने मुझे दिया है, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों के साथ में हमें कुछ प्राप्त हुए हैं मौलिक कर्तव्य, जिनको हमें
पूरे जीवन अगर हम भारत में रहते हैं, एक भारतीय, एक सच्चे भारतीय हैं, तो हमें उन मौलिक कर्तव्यों को भी याद रखना है और उन मौलिक अधिकारों को भी। हमारा हर वो मौलिक अधिकार है। अगर किसी भी समय किसी भी जगह पर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे भारत के लिए फला व्यक्ति खतरा हो सकता है, फला वस्तु खतरा हो सकती है, कहीं भी गंभीर स्थितियां दिखाई देती हैं, उस समय हमें भारत का सहयोग करना होगा, भारत के उच्चतम अधिकारियों का सहयोग करना होगा। उनके माध्यम से इस भारत की सेवा के लिए हमें तत्पर रहना होगा और साथ ही अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपने मौलिक अधिकारों को जानना भी होगा, पढ़ना भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे पास शिक्षा का अधिकार है। हम देश के किसी भी कोने में जाकर, किसी भी संस्थान में जाकर के अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। देश के किसी भी कोने में जाकर के व्यवसाय और व्यापार कर सकते हैं। देश के किसी भी कोने में जाकर के अपने आप को स्थान ग्रहण कर सकते हैं, रह सकते हैं। अभी तक हमें जो है जम्मू कश्मीर में रहने और प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं था। जो है धारा 370 के कारण, धारा 370 हटने के बाद में अब हमें यह भी मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया कि अगर हम चाहें तो जम्मू कश्मीर में भी जाकर के अपना निवास स्थान बना सकते हैं, अपना मकान स्थान बना सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है ये हमें आज मिली हुई है और हमें इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। और आज हमें जो जातियों के बंधन में हम बंधते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है आज इन सबसे ऊपर उठने का समय है। हमें एक हिंदुस्तानी, एक सच्चे इंसान, एक सच्चे भारतवासी होने के साथ जीना होगा, मरना होगा, जातियों के बंधन से ऊपर उठना होगा, राजनीतिक लोगों की विचारों से अलग हटके सोचना होगा, क्योंकि राजनीति आज सिर्फ गुटों और बंधनों में बंद कर रह गई है। सिर्फ वोट की राजनीति, जाति की राजनीति से बांधी गई है कि जहां जिसका बहुमूल्यतम वोट हो उसी की प्रशंसा करो, उसी के हित की बात करो, आपको वोट मिलेगा और आप राज करेंगे। तब भी एक चीज कॉमन थी, फूट डालो राज करो। आज भी वही चीज है कि फूट डालो राज करो। आज लोग जातियों में बांट रहे हैं और कल लोग भेदभाव के अंतर्गत बांटते थे। चीजें सेम है, बस परिस्थितियां बदल गई हैं और उन्हीं परिस्थितियों को हमें आज काबू करना है। हम सभी भारतीयों का कर्तव्य इस भारत माता की रक्षा के लिए, अपने भारतीय बलिदानों के लिए, उनके सम्मान के लिए आज हम सब लोगों को एक होना होगा। जातिवादी के बंधन से ऊपर उठकर सोचना होगा। अपने भारत देश की रक्षा के लिए हर वो काम करना होगा जो जरूरी है और इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े।